ऐसे ही पुलिस के पेपर के बेस पर हम आरएएस की तैयारी करने की बात कर रहे हैं। दो पार्ट में हम बात कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 1 से लगा के 40 तक। आज हम 41 से लगा के 60 तक प्रश्नों की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे संबंधित और क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं और उसका समाधान भी, उसका हल भी क्या है। प्रश्न नंबर 41, नागोया औद्योगिक प्रदेश है, कहाँ है, कौन से देश में है? ये जापान में है। तब इसके बारे में डिटेल देखते हैं तो ये जापान का एकदम उत्तरी भाग है और यह चुबु क्षेत्र में का एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है। प्रशांत महासागर के तट पर स्थित होने की वजह से यह केंद्रीय होन्शु में स्थित है। यहाँ न केवल औद्योगिक बल्कि परिवहन की भी सुविधाएं हैं, जिसमें पर एक पोर्ट है। प्रश्न नंबर 42, पृथ्वी सम्मेलन 2002 कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। इसका शीर्षक था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यह जो आयोजन है वह पृथ्वी आयोजन, जो पहला आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरो का, ये 1992 1992 में आयोजित हुआ। उसके 10 साल बाद आयोजित हुआ। इस कारण इसका एक नाम है रियो प्लस 10, क्योंकि 10 साल बाद है इसलिए रियो प्लस 10। और इसकी जो डेट थी वह 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को आयोजित की गई थी। इसमें तो दो घोषणाएं हुई, बहुत कीमती हैं, जो सहस्राब्दी जो विकास के लक्ष्य है उसको प्राप्ति के अनुरूप ही इसमें बात की गई। या प्रश्न नंबर 43, कुंभलगढ़ और गोगोंदा के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? भोराट का पठार है। और यह पठार एक तरह से पहाड़ी क्षेत्र है। इसके साथ साथ भोरट से आगे यानी कि गोगोंदा और कोटड़ा, झाड़ोल, इस तरह का जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो जनजाति क्षेत्र है, उसमें जो पठार है उसको बोलते हैं भोमट का पठार। तो भोराट का पठार गोगोंदा में खत्म होता है और गोगोंदा से आगे भोमट का पठार शुरू होता है। इसी प्रकार के जो सलोम्बर है, सलोम्बर का जो ईस्टर्न पार्ट है, लसाड़िया की तरफ जो जाता है उसको लसाड़िया का पठार कहते हैं। यह जैसलमेर और सलोम्बर से ईस्टर्न एरिया में विस्तारित है। उदयपुर के आसपास का जो एरिया है उसको गिरवा कहते हैं, जो घिरा हुआ है क्षेत्र है, इस कारण गिरवा है। ऐसे कैसे कुछ और स्थानीय शब्द है, उनको समझना बहुत बढ़िया रहेगा। देश हरो, जरगाजी से लगा के रागा सिरोही तक का जो क्षेत्र है उसको देश हरो कहते हैं, क्योंकि ये हरा भरा एरिया है, इस कारण कहलाता है। कहीं मगरा एरिया है, विशेष तौर पे जो राजसमंद से लगा के ब्यावर तक का जो एरिया है उसको मगरा एरिया कहते हैं और उसके लिए मगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी इस तरह का बोर्ड भी बना हुआ है। और ऊपरमाल है, तो ऊपरमाल जो क्षेत्र है वो जो चित्तौड़ से लगा के भैंसरोडगढ़ और बिजुलिया के बीच वाला जो पहाड़ एरिया है उसमें छप्पन का मैदान है। प्रतापगढ़ से लगा के बांसवाड़ा के बीच में जो माही काठे का जो एरिया है जिसमें एराव नदी बहती है उसको छप्पन का मैदान बोलते हैं। ऐसा का ऐसा छप्पन की पहाड़ी वाला भी क्षेत्र है जो जालोर में स्थित है। इस तरह के जो स्थानीय जोग्राफिकल एरिया है और जोग्राफिकल पार्ट का जो स्थानीय नाम है उसे रिलेटेड कुछ ना कुछ देखना होगा, प्रश्न देखना होगा, बनता है। वागड़ है, बांगड़ है। कई बार एक राजस्थान में बांगड़ और वागड़ में क्या फर्क है? जो वागड़ है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है और जो बांगड़ क्षेत्र है वो कम पानी का क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जिसमें सीकर, झुंझुनू और इसके क्षेत्र को बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। इस तरह के जो शब्द है मिलते जुलते हैं, उसकी भी अगर अर्थ देखने की कोशिश करेंगे तो काफी आसान रहेगा। प्रश्न नंबर 44, अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? इसमें जो जिले आते हैं वो हैं जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। ये जो क्लासिफिकेशन है जो राजस्थान की जलवायु है उसका एक सामान्य सा क्लासिफिकेशन है, उसमें यह आता है। और यह क्लासिफिकेशन शुरू होता है डेजर्ट की तरफ से। जो पहला क्षेत्र है पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है उसको शुष्क प्रदेश कहते हैं और उसका जो सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो है 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा से कम वाला जो क्षेत्र है उसको शुष्क प्रदेश कहते हैं, मरुस्थली प्रदेश कहते हैं। और यहाँ जो टेम्परेचर है वो काफी हाई रहता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर वही रहता है। उसके बाद जो सटा हुआ एरिया है एकदम अरावली की तरफ आते हैं उसको अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु कहते हैं। और यहाँ का जो बारिश का औसत है, वर्षा का जो औसत है वो 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में है और यहाँ का जो टेम्परेचर वो 36 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है गर्मी में, और जो सर्दी का समय होता है उसमें 10 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसा पैरामीटर है। प्रश्न 45,
संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं और उसको मिलान करना है कि कौन से अनुच्छेद में है। और ये जो प्रावधान दिए हुए हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ हैं। तो अभी इसमें जो टेबल देखते हैं उसमें प्रावधान कि किसके बारे में है उसका एक विवरण दिया हुआ है। पहला दिया हुआ ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत का गठन अगर आप नीति निर्देशक तत्वों में देखते हैं तो अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता 44 आर्टिकल 44 में है। कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48 है। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण के बारे में एक निर्देश है, वह आर्टिकल 50 है। इससे मिलते जुलते कुछ नीति निर्देशक तत्व है वो भी बहुत देखना बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। और वो है 45 नंबर, जो बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में प्रावधान दिया गया है, वो 45 में है। 46 अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा और आर्थिक उन्नयन के संबंध में है। 48 क है, वह पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करता है। 49 है, वह राष्ट्रीय महत्व के जितने स्मारक हैं उनके संरक्षण के बारे में बात करता है। और जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में बात करता है। परंतु बहुत कीमती 51 के बाद एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 41 ए कहलाता है, वह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है, उसको भी अन्यत्र देखा जाना चाहिए। तो एक तरह से यह जो प्रश्न है वो जिसको भारत के संविधान के अनुच्छेद के बारे में विवरण देखने की आदत है, बार बार प्रैक्टिस किया है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। यह नीति निर्देशक तत्व हैं वे अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक है एक, लेकिन 36, 37, 38 और 39 इसके बीच में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का क्या आशय है, कितने बाध्यकारी है, सामान्य से प्रावधान है, लेकिन जो 40 से वहां से शुरू होता है, तो ये देखना जरूरी है। और प्रश्न नंबर 46 की तरफ आगे बढ़ता है। दल बदल अधिनियम में संशोधन किया गया था और संशोधन के परिणाम स्वरूप कुछ बातें आई है। लोकसभा में अर्थात जो संसद का निचला सदन है उसकी जो टोटल कैपेसिटी है उसका 15% सरकार के मंत्री हो सकते हैं। वैसा का वैसा प्रावधान राज्यों की विधानसभा के संबंध में है। विधानसभा की जितने कैपेसिटी है, जितने एमएलएज है, उसका 15% तक मंत्री बनाया जाए, मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। टेक्निकल मंत्री परिषद के सदस्य, कैबिनेट नहीं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शब्द उसमें है। लेकिन एक राइडर है, छोटे जो राज्य हैं जिसमें 40 से 50 एमएलएज हैं उसमें मैक्सिमम 12 तक मंत्री हो सकते हैं, ये भी इसमें प्रावधान दिया गया है। और दूसरा प्रावधान दिया गया कि जो संपूर्ण दल है वह विलय होकर किसी दूसरे पार्टी में विलय हो जाता है तब उसको मान्यता मिलती है। ये प्रावधान जो संशोधन किया गया है यह सन 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। 91 दल बदल अधिनियम में संशोधन किया गया। प्रश्न नंबर 46 यहां पूरा होता है। प्रश्न नंबर 47 1935 के इंडिया एक्ट के बारे में है, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट के बारे में। और उसमें ये नकारात्मक तरीके से पूछा हुआ है कि जो विशेषता दी हुई है उनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। जो विशेषता नहीं है वो है प्रांतों में द्वैत शासन शुरू करना, क्योंकि ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका पार्ट था प्रांतों में द्वैत शासन। तो यह जब उसमें हो गया तो इसमें नहीं है। बाकी के जो प्रावधान है उसमें मोटा मोटा जो 3 रखे हैं। केंद्र में दोहरा शासन, उसमें गवर्नर जनरल के भी पावर थे और मंत्रिपरिषद की भी शक्तियां थी। एक अखिल भारतीय संघ, एक फेडरल बनाने की बात की थी, बिल्कुल इसी में था। प्रांतों में स्वायत्तता, तो पूरी तरह से ऑटोनॉमी प्रांतों में दे दी थी। इसीलिए 1937 में जो प्रांत थे उसमें इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1937 में जो प्रांतों में इलेक्शन हुए थे, स्वायत्तता दी गई थी, उनके क्या रिजल्ट रहे थे, मुस्लिम लीग कितने आई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस कितने में आई थी, इंडिपेंडेंस कहाँ थे, गठजोड़ कहाँ हुआ, ये सारे प्रावधान बहुत एक प्यारे से प्रश्न इसमें निकलते हैं 3-4 तरह के। अन्य जो विशेषता है 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में उसको भी देखना है। जो सिंध है वो मुंबई प्रांत से अलग किया गया। बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग प्रांतों के रूप में हमारे सामने आया था, पहले बिहार ही था, उड़ीसा अलग किया गया। बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। एक संघीय न्यायालय जो बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के रूप में हम जानते हैं आज़ाद भारत के संविधान में आया, उसका एक मोटा मोटा जो प्रारूप था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में आया था। और भारत में प्रत्यक्ष चुनाव जो प्रणाली है वो भी काफी स्ट्रांग हुई और वो शुरू हुई थी। यह 48 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते। विधान परिषद के संबंध में जो अनुच्छेद है संविधान में वो कहाँ है? ये बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है, इसलिए आपको
राज्यों की जो विधान मंडल है, जिसके दो पार्ट हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसके बारे में जानना चाहिए। तो विधान परिषद की बात करें तो अनुच्छेद 168 है, इसके बारे में प्रावधान इसमें दिया गया। लेकिन इसके बारे में दो बातें बहुत कीमती हैं। वह है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद गठित करने की जो शक्ति है, वह शक्ति संसद की शक्ति है। संसद साधारण बहुमत से एक बिल पारित करेगा, वह एक्ट बनेगा, उसके बाद गठन हो सकता है। लेकिन इससे पहले उस राज्य की जो विधान सभा है, वह 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके पार्लियामेंट को भेजेगी। और 2 सूचनावर विधान परिषद जो सदस्य हैं, वे 6 साल के लिए होंगे और यह सदन स्थायी रूप का सदन होगा और 1/3 सदस्य हर दूसरे साल में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो ये प्रावधान विधान परिषद के बारे में। प्रश्न नंबर 49, तो संसद का जो प्रावधान है वह संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? एक बार फिर संविधान का अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि जो भारत का संसद है उसके 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा डायरेक्ट मतलब एक निचला सदन है और राज्यसभा राज्यों का सदन है, उच्च सदन है, परंतु राष्ट्रपति संसद का भाग है। इस तरीके से प्रावधान दिया हुआ है। और जो राज्यसभा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 80 में है। उसमें यह कहा गया है कि 280 जो एमपीज हैं वे राज्यों और संघ क्षेत्रों से आएंगे। 238 तो 238 आएंगे और 12 जो हैं वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय की तरफ से मनोनीत होंगे। तो ये जो मनोनीत होंगे उनके 4 क्षेत्र हैं, बहुत स्पष्ट है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 81 है वह लोकसभा के बारे में। कुल जो एमपीज है उनकी संख्या 552 हो सकती है। 552 हो सकती है। ये कितनी वो जानने के लिए एक अलग बात है, बट प्रावधान 552 के बारे में। 552 के कैसे होंगे? राज्यों से 530 होंगे, ये अपर लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते राज्यों से। संघ क्षेत्र से 20 होंगे और 2 मनोनीत होंगे। ये प्रावधान है और इस प्रकार से ये 552 हुए। महत्वपूर्ण यह है कि लोकसभा के जो एमपीज है, सदस्यों की संख्या है, वह 2026 से पूर्व बदली नहीं जा सकती और 2026 के बाद भी जो जनगणना के आंकड़े प्रकाशन में आएंगे उसके बाद परिसीमन किया जा सकता है। तो 2026 बहुत कीमती डेट है इस संबंध में, जो हर विद्यार्थी को जानना जरूरी है। प्रश्न नंबर 50 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 के बारे में कहा गया। 356 यह है जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है और सर्वाधिक बार उपयोग कौन से राज्य के विरुद्ध हुआ, यह प्रश्न है। तो एक अनुमान के अनुसार 100 से ज्यादा बार उपयोग हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा बार मणिपुर के खिलाफ इसका उपयोग हुआ है, 10 बार। और यूपी में 9 बार और 8 बार जो है बिहार और पंजाब के विरुद्ध इसका उपयोग हुआ। प्रथम बार इसका उपयोग 31 जुलाई 1957 को पंजाब की सरकार, जो कम्युनिस्ट सरकार थी, उसको प्रकाशित किया गया था। तो ये याद रखने जैसी तिथि है सर्वप्रथम किसके विरुद्ध कब, तो 31 जुलाई 1957 पंजाब में कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया गया। कनेक्टेड प्रश्न है, राजस्थान के साथ क्या हुआ? राजस्थान में यह 4 बार प्रयोग में आया। पहली बार 13 मार्च 1967 को, जब मोहनलाल सुखड़िया की सरकार राजस्थान में थी। दूसरी बार 1977 के बीच में हरिदेव जोशी की सरकार थी, तब ऐसा हुआ था। तीसरी बार 1980 में 16 मार्च 1980 को यह हुआ था, धारा 356 का प्रयोग हुआ था। और 80 में जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। और चौथी बार एक बार फिर भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार थी और यह 15/12/1992 से 4/12/1993 के बीच में यह राष्ट्रपति शासन राजस्थान में रहा है। जम्मू कश्मीर में जो पुराना प्रावधान था उसमें राष्ट्रपति शासन की जगह राज्यपाल शासन कहा करते थे। इस तरह की कुछ छोटी बातें और भी इससे रिलेटेड हैं। प्रश्न नंबर 51, मानवाधिकार आयोग के संबंध में यह अधिनियम कब पारित किया गया था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया है। इसके 2 प्रावधान है। राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग होगा और हर राज्य में भी एक आयोग होगा और एक अध्यक्ष होगा और इस तरह की नियुक्ति के बारे में भी दिया गया है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोग होगा उसमें जो राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन करते हैं, वह एक समिति होती है, उसकी सिफारिश पर
करते हैं। उनकी राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष के लिए है या 17 साल की आयु जो भी पहले हो तब तक के लिए इसमें प्रावधान दिया गया है। प्रश्न नंबर 52 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? तो इसमें जो उत्तर है वो सभी का है। ऑल में कौन कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता। इस प्रकार का एक उत्तर है। इसके बारे में डिटेल देखने की जरूरत है। राजस्थान इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। यह संवैधानिक संस्था है और यह आर्टिकल 243 क में ऐसा कहा गया है और ऐसा का ऐसा 243 ZA में भी कहा गया है। 243 के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, ऐसा प्रावधान करते हैं। और 243 ZA जो प्रावधान करता है वह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल बोर्ड्स के बॉडीज के बारे में जो इलेक्शन है उसके बारे में दायित्व इसी राज्य निर्वाचन आयोग के। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और जो नगर पालिका है, नगर परिषद है और नगर निगम है, उन सभी के चुनाव करने के लिए जिम्मेदार है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वोटर लिस्ट जारी करना, ये सारे प्रोसेस उसमें आते हैं। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर श्रीमान प्रेम सिंह जी मेहरा भी कार्यरत है, ऐसा है। और एक बहुत कीमती सूचना, राजस्थान में 33 जिला परिषदें हैं, 352 पंचायत समितियां हैं और 11,307 ग्राम पंचायतें हैं, 1,08,924 वार्ड्स हैं। इन सभी का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसके साथ ही साथ 188 जो नगरीय निकाय हैं और महत्वपूर्ण ये है कि 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान में स्टैब्लिश किया गया था। उससे पहले जो इलेक्शन था वह राजस्थान सरकार में एक चुनाव विभाग था, वह आयोजित करता था। बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए, ये संवैधानिक संस्था इसमें आ चुकी है। प्रश्न नंबर 53 की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? नकारात्मक ढंग का थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा। मानवाधिकार आयोग के बारे में काफी इसमें डिटेल पूछा गया है। तो जस्टिस जगत सिंह नहीं रहे हैं, वे अध्यक्ष नहीं रहे, मेंबर के रूप में उन्होंने काम किया है। और पहले ही कहा जा चुका है कि 1993 में जो सेंट्रल एक्ट था पार्लियामेंट का, उसके तहत राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 54 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बरकतुल्ला खान जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो त्यागपत्र जिन्होंने दिया था वे मोहनलाल सुखाड़िया साहब थे। और वह जो त्यागपत्र देने की जो तारीख है वह 8 जुलाई 1971 है। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था पॉलिटिकल कारणों से, क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी जी का टाइम था और जो कांग्रेस थी वो विभाजित हो चुकी थी। और तो मोहनलाल सुखाड़िया ने एक दूसरा जो दल था, पक्ष था, उनको उन्होंने समर्थन दिया था। इस वजह से हुआ है। वो जो बरकतुल्ला खान है वे 9 जुलाई 1971 से 11/10/1973 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनका देहावसान हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। और मोहनलाल सुखाड़िया साहब त्यागपत्र देने के बाद कहाँ गए? तो सबसे पहले वे कर्नाटक के, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए और राजस्थान से वे एक तरह से यहाँ से विदा हो गए थे। लेकिन 1980 में वापस आए और MP रहे। और MP रहते हुए वे एक सभा में 2 फरवरी को 1982 को बीकानेर में एक सभा के दौरान भाषण करते हुए उनको हार्ट अटैक हुआ और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। ये प्रश्न नंबर 24 और उससे रिलेटेड छोटी छोटी बात है। प्रश्न नंबर 55 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंब कार्य कौन करता है? राजस्थान का जो विधानसभा का उपाध्यक्ष वो करता है। और इस तरह का इससे रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 56 बहुत कीमती, एक तरह से हाईकोर्ट के बारे में बहुत डिटेल है। और जब इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो थोड़ा क्या बोलते हैं, चक्री खाने जैसा प्रश्न होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा? मुख्य न्याय वो सारे के सारे चीफ जस्टिस
राजस्थान में जस्टिस और राजस्थान के बाहर जाके चीफ जस्टिस रहे। ऐसा एक प्रश्न है, कौन नहीं रहा? तो यहाँ जो नाम दिए हुए हैं, नरेंद्र कुमार जैन, राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया और एन के माथुर। तो राजेश बालिया इसमें जस्टिस राजेश बालिया किसी अन्य राज्य में चीफ जस्टिस नहीं रहे, वे खाली जस्टिस के रूप में रहे हैं। प्रश्न नंबर 57, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों में से निम्न में से कौन रहे? आईएएस ऑफिसर्स के नाम दिए हुए हैं, देवेंद्र सिंह, एन के बैरवा, यतेंद्र सिंह, डी चौहान। तो इसमें जो एन के बैरवा है वे सेक्रेटरी के आरपीएससी के सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया और सेक्रेटरी के बाद वे अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? गरीबी के कारण बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। ऋणग्रस्तता, ऋण अगर चढ़ जाता है तो गरीब होता है आदमी। आर्थिक असमानता, निश्चित से असमानता की वजह से पॉवर्टी बढ़ती है। सामाजिक समावेश और आगे है बेरोजगारी, बेरोजगारी से भी गरीबी बढ़ती है। लेकिन सामाजिक समावेश एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि आदमी सामाजिक समावेश की तरफ आगे बढ़ता है, व्यवस्थाएं उस तरह की होती है तो वो फिर एडजस्ट करता है, पॉजिटिव माहौल बनता है, पॉवर्टी से दूर होती है, बढ़ती नहीं है। इस कारण जो सामाजिक समावेश है, सोशल इंक्लूजन, वो पॉजिटिव पक्ष है। और इसका जो सही उत्तर है कि गरीबी का कारण नहीं है, वो है सामाजिक समावेश। 59 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हमने किया है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है? प्रश्न के अंदर ही उत्तर है। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर कहाँ? इंटरनेशनल बॉर्डर। और इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ शुरू होता है? वो शुरू होता है बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, इन्हीं जिलों में पड़ता है। बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, ये 4 जिले हैं और 4 जिलों में यह पड़ता है। और 16 जो ब्लॉक है एकदम बॉर्डर से लगे हुए, वहाँ पर इसके बारे में जो गतिविधियां हैं, विकास गतिविधियां होती हैं। समझना ये भी जरूरी है कि जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वह प्रोग्राम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, भारत सरकार का है, गृह मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। और यह 456 ब्लॉक है पूरे देश के, उसके 119 जिले हैं और 16 राज्य, उनमें यह लागू है, जिसमें राजस्थान एक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें यह बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1986-87 में यह शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सिक्योरिटी की फीलिंग्स है उसको थोड़ा मजबूत करना, उसके बारे में परिवेश निर्माण करना इसका उद्देश्य है। और इसका जो फंड अलॉटमेंट होता है उसमें बॉर्डर की लंबाई कितनी है, जनसंख्या कितनी है और उस ब्लॉक का क्षेत्रफल कितना है, इस तरह का डिटेल्स देखना चाहिए। और ये सारी चीजें देखिए, इस एपिसोड का जो आखिरी प्रश्न वो 60 नंबर का है, बजट का उद्देश्य कौन सा नहीं है? बजट का उद्देश्य जो नहीं है उसमें यह समझ में आता है, थोड़ा आप डिटेल और देखिएगा। एनसीईआरटी का जो रेफरेंस है उसके अनुसार घाटे का बजट इसका प्रावधान है, आर्थिक स्थिरता है इसका प्रावधान, जो आय का पुनर्वितरण है वह टैक्स इंपोज करने के बाद किया जाता है, जो नहीं है वह है जो जीडीपी की वृद्धि है वो नहीं है। जीडीपी की वृद्धि के लिए दूसरे स्टेप्स उठाती है सरकार। इस प्रकार से आप बात, लेकिन जीडीपी के बारे में जो आर्थिक समीक्षा है उसमें विस्तृत चर्चा होती है कि कहाँ तक यह पहुंची है, क्या स्टेप्स उठाए हैं, कंपैरेटिव क्या स्थिति है। तो इस तरह के प्रश्नों को समझने के लिए आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको भी देखना चाहिए कि बजट अपने आप में संविधान का एक पार्ट है और संविधान में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक शब्द काम में लिया गया। ये प्रश्न भी कई बार आता रहा है। और एनसीईआरटी के साथ साथ में आप जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर पढ़े हैं, आप देखिएगा जरूर। तो उससे इस प्रकार से ये बजट और उससे रिलेटेड कुछ ट्रेंड्स आपको पता लगेंगे। अगले एपिसोड में हम प्रश्न नंबर 61 लगा के 80 तक लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।